एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पूरे बिहार में घूम घूम कर आम लोगों को स्ट्रोक के प्रति जागरूक कर रहा है मिडाज हॉस्पिटल का स्ट्रोक जागरूकता वाहन, जो सिवान पहुंचा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताया कि दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में झेल रहा है स्ट्रोक मतलब लकवा का प्रभाव। बता दें कि स्ट्रोक लकवा एक न्यूरो इमरजेंसी है जिसका इलाज संभव है, मगर गोल्डन आवर्स आपको उस समय मिलेगा जब आपको अटैक करता है। तो 4 से 5 घंटे के अंदर नज़दीकी अस्पताल या स्ट्रोक सेंटर पहुंचेंगे, तभी आपको संभव है सही इलाज मिल पाएगा। अत्यधिक मस्तिष्क कोशिकाओं के अस्थायी रूप से क्षतिग्रस्त से होने वाली मृत्यु या जीवन विकलांगता से बचाया जा सकता है। बता दें कि फर्स्ट में पहचाने स्ट्रोक पीड़ित को। बता दें कि फर्स्ट में आप इसको पहचान सकते हैं ऐसे पीड़ित लोगों को। तो बता दें कि फर्स्ट है कि चेहरे का एक भाग झुकने लगे या उस पर नियंत्रण समापन हो जाए। दूसरा है बाह में कमजोरी महसूस हो, व्यक्ति हाथ उठाने में असमर्थ महसूस करे। तीसरा है बोलने में परेशानी या झंझनाहट महसूस हो। है तो हम लोग चूँकि न्यूरोसाइंस पे काम कर रहे हैं, मिडाज हॉस्पिटल जो कि न्यूरोलॉजी में और ट्रॉमा और न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में काम कर रही है और हम लोग काफ़ी आगे एडवांस काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक अपना दायित्व समझा कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा किया जाए, जो कि एक बहुत हद तक बचाया जा सकता है। आज के डेट में वर्ल्ड का 3rd लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ स्ट्रोक है और परमानेंट डिसेबिलिटी जो आजीवन विकलांगता कहा जाता है, जिसकी सबसे प्रमुख कारण स्ट्रोक है। तो लोगों को अगर पता चले और सही टाइम पे कदम उठाए कि स्ट्रोक अगर किसी को परिवार के किसी मेंबर को हुआ है तो सही टाइम पे अगर कदम उठाए और नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पे विशेषज्ञ अवेलेबल है, जहाँ पे CT स्कैन की फैसिलिटी हो और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके, तो बहुत चांसेस है कि उसकी आजीवन विकलांगता को नहीं आ सके और परमानेंट डिसेबिलिटी के अलावा अगर मृत्यु को भी हम लोग बहुत हद तक बचा सकते हैं। देखा गया है कि खासकर ठंड में लकवा ज़्यादा लोगों को मारता है। ठंड में आखिर क्यों लकवा जल्दी मारता है? देखिए, कारण और ठंड का बहुत रिलेशन है। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन वजह है जो स्ट्रोक होने का, स्ट्रोक तो किसी भी एज में किसी को भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होते हैं जो सबसे कॉमन वजह है। इसके अलावा डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की कोई लिपिड की एबनॉर्मलिटीज़ हुई, मोटापा प्लस कुछ धूमपान वगैरह से भी होता है। तो ठंड के टाइम में क्या होता है ना कि सडनली BP का राइज़ होता है। लोग घर में हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, सडनली बाहर निकले तो टेम्परेचर चेंज होने से, एक्सपोज होने से सडनली जो BP शूट करता है, जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें वासोस्पाज्म आता है, सडनली BP शूट करता है। तो मोस्ट कॉमनली BP शूट करने के वजह से ठंड के, इसके अलावा भी बहुत सारे हाइपोथेसिस है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ठंड के टाइम में स्ट्रोक की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है। ख़ास करके स्ट्रोक का एक टाइप होता है ब्रेन हैमरेज, उसकी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है। तो सर आपने कहा कि स्ट्रोक को अगर पहचान लिया जाए, समय से इलाज करें, तो उसको पहचानेंगे कैसे? शुरुआती बहुत अच्छा। देखिए, स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है और इसके साथ एक ख़राब बात ये कहें कि ये पेनलेस होता है। अगर किसी के साथ पेन हो तो लोग सडनली एक्शन में आ जाते हैं, तो पेनलेस होता है। लेकिन अच्छी बात है कि इसमें ये पहचानने का एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्लस और भी जो स्ट्रोक में बड़ी इंस्टीट्यूशन है उसने फास्ट का एक लगाया था कि फास्ट का हर लेटर जो है डिनोट स्ट्रोक के सिम्टम को कहता है। फास्ट मीन्स फेशियल एसिमेट्री, किसी का सडनली फेस का टेढ़ा हो जाना। चलता हुआ इंसान बैठा हुआ है, सडनली उसने कहा कि मेरा हाथ ये नहीं उठ रहा।
फास्ट में एक टाइम का इम्पोर्टेंस है, उसके बाद स्पीच के एबनॉर्मलिटीज़, सडनली स्पीच के एबनॉर्मलिटीज़, जो हाथ में गड़बड़ी हुई, आँख का टाइम इम्पॉर्टेंट है कि सडनली आपको एक्शन लेना है, सडनली आप नियरेस्ट हॉस्पिटल बोले। उसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। कई बार होता है कि बैलेंस में गड़बड़ी हो गई, किसी का सडनली एक आँख की रोशनी प्रॉब्लम आ गया। तो मेनली ये सिम्टम सडन आता है और पेनलेस होता है। और इसी सबसे ज़्यादा किस उम्र के लोगों को ये खतरा रहता है? यूजुअली 50 इयर्स के बाद होता है और उसके बाद हर साल इसके इंसिडेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर 50 के मुकाबले 60 में बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन ये किसी भी एज को किसी भी वक्त हो सकता है। इवन बच्चे में भी स्ट्रोक होता है। लेकिन यूजुअली जो मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के अलावा, लिपिड वगैरह के अलावा बच्चे में अगर कम एज में हो तो कई और वजह होती है, जिसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं किसी और वजह से। अगर उसे सही तरीके से डायग्नोज ना हो करके सिर्फ लकवा मान करके छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर से हो और बड़े शक्ल में वो आवे। सर मिडास हॉस्पिटल इसको लेके क्या कुछ काम कर रही है सर? मिडास हॉस्पिटल स्ट्रोक का जो वर्ल्ड के लीडिंग सेंटर पे जिस तरह की फैसिलिटी है उस तरह की फैसिलिटी हम लोग एक छत के अंदर में दे रहे हैं। बिहार में तो बहुत हॉस्पिटल है, आपके अस्पताल में बेस्ट क्या है और सर गरीबों के लिए क्या खास कर? सर क्योंकि लकवा का इलाज ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे डॉक्टर करते हैं, इलाज महंगे होंगे तो लोग कैसे? नहीं, आपने बताया कि छोटे हॉस्पिटल भी कर रहे हैं बिहार गांव में। बिल्कुल नहीं, यही तो है कि ये पेनलेस होता है। जो टाइम गुजर जाता है तब हम लोग देखते हैं कि मरीज़ के फैमिली कितना सफ़र कर रहे हैं। बेसिकली गांव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी चढ़ाया जाता है सर। ठीक है ना। लकवा ऐसा बीमारी है जिसका कि कोई भी वर्ल्ड का लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रोक पर काम कर रही है कि स्पेशलिस्ट के अंदर में इसकी ट्रीटमेंट कराई जाए। सर लेकिन नीम हकीम जो हैं वो अक्सर इसको इलाज करते हुए पाए जाते हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं करते वो पानी। इसमें क्या है कि मैक्सिमम पेशेंट जो है ना, अराउंड 20 to 30% पेशेंट जो है ना, विदाउट छोटा सा लकवा आया अपने आप इम्प्रूव किया, उसमें कुछ भी ट्रीटमेंट ना दे तब भी इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट में होती है कि बिल्कुल बेहोश रहें। लेकिन बीच का जो मैक्सिमम पेशेंट जो होता है ना, वीकनेस सिर्फ रहता है। अगर वीकनेस का आप ट्रीटमेंट किया 10 दिन के बाद भी वीकनेस समझता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वही इंपॉर्टेंट जो इनिशियल फेज होता है। तो मैक्सिमम पेशेंट जो हम लोग के पास पहुंचते हैं ना, वसी नीम हकीम के से ट्रीटमेंट लिए हुए हैं, क्योंकि ये पेनलेस होता है। लोग उसने इलाज कराया, ठीक है, वो तो खुद भी हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट बार जो होता है वो बड़ा भयावह रूप में होता है। और कई बार होता है कि ऑलरेडी डैमेज ब्रेन में फिर से डैमेज हुआ है। तो ये सर गांव आपका क्वेश्चन है कि मिडास हॉस्पिटल गरीबों के लिए क्या? देखिए, मिडास हॉस्पिटल एक मतलब एनजीओ के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं और जो हमारा जो रेट है किसी भी क्वालिटी हॉस्पिटल में इससे कम में रेट में कोई ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पे ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं और एक पैशन के तहत पूरी टीम है हमारे पास, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ट्रॉमा, आईसीयू। बेसिकली एक स्ट्रोक एक कंप्लीट टीम वर्क है, हर स्टेज में एक टीम का है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले इमरजेंसी में जो इनिशियल आवर के ट्रीटमेंट, फिर आईसीयू में जो स्ट्रोक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है उसको, उसके बाद फिर वार्ड में भेजते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन की टीम है और कंप्लीट टीम वर्क देते हैं। इवन के आफ्टर द डिस्चार्ज कंटिन्यूस फॉलोअप में रहते हैं, उसकी रिहेबिलिटेशन सही हो रही कि नहीं। तो हम लोग एक कंप्लीट होलिस्टिक सपोर्ट देते हैं और जो हमारा रेट जो होता है, जो मिनिमम जो किया जा सकता है उस रेट में। और हमारी कोशिश है कि और बड़े सेंटर पे जब हम लेकर के इसको जाए तो और भी खर्च को हम कम कर पाएँ। सर एक आम सवाल है, जैसे आपने बताया, देखिए बेसिकली क्या है ना कि ब्रेन स्ट्रोक जो होता है ना, कि उसमें ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ब्रेन की कोशिका जो है उसकी मृत्यु होती है। हर मिनट इम्पॉर्टेंट है, हर मिनट जितना डिले होगा उतना चांसेस है कि वो आजीवन विकलांगता की तरफ जाएगा। लेकिन 4.5 और 4.5 घंटे के अंदर अगर स्पेशलिस्ट के अंदर में ट्रीटमेंट उसकी शुरुआत हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसकी वीकनेस कंप्लीट सबसाइड कर जाए। वो हम लोगों ने देखा, अगर ट्रीटमेंट किया तो लगता ही नहीं 2 दिन के बाद इसे स्ट्रोक भी हुआ। और बहुत सारे पेशेंट हैं कि 2 साल 3 साल से वो झेल रहे हैं अपने वीकनेस को। तो 4.5 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.5 घंटा आज के डेट में बिहार के हर ज़िले से पटना लोग पहुंच रहे हैं। कुछ छोटे छोटे जगह पे भी ये स्ट्रोक का ट्रीटमेंट हो रहा है। 4.5 घंटा जैसे पता चले 4.5 घंटे पे जहाँ पे स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे, स्पेशलिस्ट के अंदर में उसकी CT स्कैन के बाद ट्रीटमेंट, जो एक ख़ास तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है कि ब्लड को पतला करने वाला, वो अगर स्टार्ट हो जाए तो चांसेस है कि जो नस जो ब्लॉकेज है उसको कंप्लीट ब्लॉकेज से छुटकारा मिले और जो वीकनेस है वो इम्प्रूव कर दे। बहुत अच्छा।
मिडास की तरफ से जो भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें सबसे पहले तो फोकस, जैसा कि डॉक्टर अज़र आज़ाद ने कहा है कि पेशेंट को स्ट्रोक की पहचान सबसे पहले कराई जा रही है कि स्ट्रोक है क्या। पेशेंट जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेगा या उसके जो अटेंडेंट हैं, रिलेटिव हैं, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे ले जाना है, कैसे उसको हैंडल करना। सपोज़ अगर स्ट्रोक पता ही नहीं चलेगा तो अभी 4 घंटे वाला कॉन्सेप्ट ही उन्हें नहीं पता चलेगा कि 4 घंटे के अंदर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे दिलवाना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रोक क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है इन्होंने बताया है, और कहाँ पे फिर उसका ट्रीटमेंट करना है। इनिशियली अगर लोकल किसी डॉक्टर के पास है, जल्दी से उसे स्टेबलाइज करके देन कोई न्यूरो स्पेशलिस्ट सेंटर पे, मिडास पे स्पेशली लेकर आइए। सर, लक्षण तो क्या है कि लोगों को आने वाला है या उपाय कोई इसका कि लोग बच नहीं, सकें? देखिए इसका उपाय, इसको प्रिवेंट करने का, हाँ, बचाने का, 60 एज के बाद देखिए इसका उपाय है ये ना हो, उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना होता है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा किस वजह से होता है ये, तो किस वजह से होता है डॉक्टर ज़ैड आज़ाद ने उसे बता दिया है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई होगा, उसके बाद डायबिटीज़ का केस होगा, ओल्ड एज होगा, एडवांसिंग एज एक रीज़न हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। उसके बाद फिर ओबेसिटी, मोटापा हुआ, एनीमिया हुआ, या फिर शराब बहुत ज़्यादा पीना, धूम्रपान करना, ये सब वजह है स्ट्रोक होने की। तो प्रिवेंट करने के लिए हमें इन सब पे ही एक्शन लेना है, इन सारे पॉइंट्स पे हमें एक्शन लेना है, ताकि पेशेंट को सबसे पहले एक तो है कि अवेयर उन्हें करना होगा कि आप अपना बीपी को रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करवाइए, ना बीपी मेज़र करवाइए, ताकि अगर बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके उसको नॉर्मलाइज करें, ट्रीटमेंट लें उसका। उसी तरह डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रखना है, और भी जो भी मेजर्स है, शराब ज़्यादा पीना है तो शराब को बंद करना है, सिगरेट है तो वो सब स्टॉप करना है, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है, जो कि सिर्फ स्ट्रोक नहीं, बहुत सारे बीमारियों से वो बचाएगी। सर, एक क्वेश्चन है कि गाँव देहात के जो इलाज कराते हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि उन लोगों से बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि उसको प्रिवेंट करें, स्ट्रोक को सबसे पहले तो पता करें ये कितना सीरियस चीज़ है। इसकी वजह से जैसे लाइफ लॉन्ग विकलांगता जैसा बताया इन्होंने कि वो हो सकता है, तो उससे बचने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रोक है क्या, तो स्ट्रोक को कैसे हम बचा सकते हैं, उससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को वो ध्यान में रखें और समझें। इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मेनली इंटेंशन यही है कि ये चीज़ उन लोगों तक पहुंच जाए, ये बातें कि आप अवेयर हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराएं। हाँ, सही समय पे सही डॉक्टर। ठीक है। ये सुविधा मिडास हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती है, कैसे मिलेगी, किस तरह कि हमारा एम्बुलेंस नेटवर्क जो है सिर्फ पटना में है, बट हमारा कोलैबोरेशन पैन बिहार है। अगर ऐसे मरीज़ की कोई कॉल हमारे पास आती है जिसको कि एम्बुलेंस चाहिए हॉस्पिटल आने के लिए, तो हम एम्बुलेंस 2 तरह की होती है, एक ACLS और BCLS। हमें ये डिफ़ाइन करना पड़ता है कि मरीज़ को किस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, क्या वो वेंटी पे है या ऑक्सीजन पे है, और उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी जगह पे 1 घंटे के अंदर वहाँ के लोकल वेंचर के साथ बात करके एम्बुलेंस पहुँचा सकते हैं। कितने दूरी तक पहुँचाएंगे? एंटायर बिहार, पैन बिहार में हम 1 एक घंटे में। सवाल है, अक्सर जिला से जब राजधानी में लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उन लोगों के मन में ये डर होता है कि वहाँ जाने पे इलाज के नाम पे एक मोटी रकम ली जाएगी, ऐसे में आप क्या कहेंगे? जैसे अभी आज़ाद सर ने आपको बताया कि हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, और हमारा बेसिक मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ को फैसिलिटेट किया जाए, और हमारा बिल्कुल भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम कोई बड़ा रकम मरीज़ से लें। जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल रेट है उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हम लोग लेते हैं, और बहुत ज़्यादा चार्जेस या बिल नहीं है, बहुत नॉमिनल प्राइस में हम लोग काम करते हैं।